Wilfred Hahnemann. He was the third child and only male child of the parents. The name of his grandfather was Gustav Hahnemann. He got his primary education from his parents. यानी कि उनका जो भी स्टार्टिंग का जो भी एजुकेशन रहा वो उनके पेरेंट्स के थ्रू रहा, क्योंकि वो इकोनॉमिकली उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे. His father was a costume painter. He was an artist. उनका एक बुक भी पब्लिश हुआ था, which was named as watercolor painting. So basically he was an artist, but वो जो अपने भाई बहन थे जिसके कारण उतना फाइनेंशियली उसको स्टेबल नहीं कर पाते थे. इस कारण बहुत टाइम उनको स्कूल से छूटना भी पड़ा. साल में 2 से ज़्यादा बार उनको स्कूल से निकलना पड़ता था, क्योंकि उनके फादर ये स्टडी उनका अफोर्ड नहीं कर पाते थे. दैट्स वाई एक टाइम ऐसा आया कि उनके टीचर्स ने उनका जो फी था उसको छोड़ दिया और कंटिन्यूसली 8 इयर्स के लिए उनका फी माफ हो गया थ्रू द स्कूल. द नेम ऑफ द स्कूल वाज लैटिन टाउन स्कूल एंड प्रिंसेस स्कूल एट माइसन, जो कि उनके होम टाउन में था. At the age of 20 in 1775, he started his medical studies from University of Leipzig, where he supported himself. He earned his own bread and butter through teaching French and German to the students, and also he used to translate books और इसके through उनका earning होता था. After 2 years, he started clinical practice at Vienna at Brothers of Mercy Hospital, and he was a favorite pupil of Dr. von Koring, जो कि बहुत ही फेमस फिजिशियन थे. और वो अपने क्लिनिक में, अपने पर्सनल क्लिनिक में अपने पर्सनल पेशेंट को एकम्पनी करने के लिए हैनीमैन को अलाउ करते थे. ही वॉज द ओनली पीपल जिनको ये मौका मिला कि वो उनके पर्सनल पेशेंट्स को देख सके. हैनीमैन वर्कड एज अ फैमिली फिजिशियन एंड अ लाइब्रेरियन एट गवर्नर ऑफ ट्रांसिल्वेनिया बैरन वॉन ब्रोकेनथल. In 1779, he received his MD degree from the University of Erlangen, and the topic of the thesis was the summary on conditions of cramp according to cause and cure. And just at the age of 24, he was master of a dozen of languages. He was a multilinguistic person. उनको बहुत सारे languages का knowledge था, including English, French, Italian, Greek, Latin, Hebrew, Arabic, Syriac and Chaldeic. It was a God gift. किसी को भी इतने ज़्यादा रेंज के लैंग्वेजेस का नॉलेज नहीं होता है. ये सारे लैंग्वेजेस सेम स्ट्रीम के नहीं थे, सारे अलग अलग थे, बट स्टिल उनको ये नॉलेज था. और इस बात का 2 फायदा हुआ. पहला ये कि हैनीमैन अलग अलग लिटरेचर का बुक पढ़ते थे जो कि मेडिकल साइंस रिलेटेड था, आइदर एंशिएंट और कंटेम्पोररी. उन्हें सारे मेडिकल फील्ड का नॉलेज था, क्योंकि उनको सारे नॉलेज का लैंग्वेजेस का नॉलेज था, इसलिए वो ये सारे बुक पढ़ पाते थे. एंड सेकेंडली जो कि गिफ्ट मिला इन होम्योपैथी, वो सारे बुक्स को जर्मन में ट्रांसलेट करते थे. तो ये सारे नॉलेज जो अदर लैंग्वेजेस के थे वो जर्मन में आए, और जो जनरल लोग थे जो जर्मन के थे वो भी होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा जान पाते थे. और हैनीमैन का ये गिफ्ट, वो एक मल्टीलिंग्विस्टिक थे, इसका फायदा बाकी लोगों को भी हुआ. In 1781, he moved to Dessau and appointed as medical officer. In 17th of November 1782, he met Johanna Leopoldine Henriette Kuschler, who was a daughter of Mr. Hessler, who was the owner of Hessler's Pharmacy. He married at the age of 27 and settled in Beaumont. In 1793, he welcomed his one of 11 children. The first one was Henriette. He was totally dissatisfied with the treatment of old school. Being a father, being a father of 11 children, he was not satisfied by the treatment. क्योंकि जो ट्रीटमेंट थे वो बहुत ही हार्मफुल थे, वो उनको सही नहीं लगता था. क्योंकि जो ट्रीटमेंट भी होता था लाइक ब्लड लेटिंग, जिसमें कि लीच था वो पेशेंट के बॉडी पे लगाया जाता था, और काफ़ी हद तक ब्लड जो है उनके बॉडी, पेशेंट्स के बॉडी में से निकाल लिया जाता था. अदर प्रोसेस था ब्लिस्टरिंग, जिसमें कि ब्लिस्टर का फॉर्मेशन कराया जाता था बाय अप्लाइंग केमिकल. तो ऐसा कहा जाता था कि जो ब्लिस्टर है उसका फॉर्मेशन होगा तो बॉडी का जो टॉक्सिन है वो रिमूव हो जाएगा. तो ये सारा बहुत ही क्रूएल मेथड था, जिससे कि हैनीमैन सेटिस्फाइड नहीं थे. बहुत सारे सर्जिकल मैनर्स थे, लाइक अगर किसी लिम्ब में इन्फेक्शन हुआ तो उसका एम्पुटेशन होता था, यानी जो बॉडी पार्ट है उसको काट दिया जाता था. बहुत सारे मेडिसिन को लार्ज डोजेज में यूज़ किया जाता था, लाइक मरकरी, आर्सेनिक, ओपियम, एल्कोहल, कैलोमेल. इनफैक्ट अगर किसी के हाथ में सेप्सिस हो रहा है तो उसको हॉट बॉइलिंग ऑयल में डिप किया जाता था. और एगनी इतना सीवियर होता था कि पता नहीं चलता था कि पेशेंट डिजीज से मरा है या फिर जो ट्रीटमेंट वो ऑप्ट किया है उससे उसका डेथ हुआ है. इनफैक्ट जॉर्ज वाशिंगटन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA, एक बार वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और जो मौसम था वो बहुत ही बर्फीला था, जिसके कारण कि उनकी एपिग्लोटिस में इन्फ्लेमेशन हुआ. सो बेसिकली ही वाज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक.
और जो ट्रीटमेंट ऑफ वो यही था ब्लड वेटिंग एंड ग्लिसरीन, जिससे कारण कि अल्टीमेटली उनका डेथ हो गया। उनका डेथ आज तक एक मिस्ट्री है, that he died because of the inflammation of epiglottis or the treatment he opted, like the blood wetting or the blistering. Henry recognized the fallacy, तो वो इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थे, so he quit his job। फिर वो लिटरेचर वर्क में आए। वो उनको लगा कि पेशेंट्स के ये सारी चीज एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है कि जो बुक्स है उनको ट्रांसलेट किया जाए। तो अपना जो उनका वो नॉलेज था बीइंग अ मल्टीलिंग्विस्टिक, इसलिए वो ट्रांसलेशन में स्पेंड किए और अबाउट 5 साल तक वो ट्रांसलेशन में थे। वो नए नए डिस्कवरी किए। लाइक ये सबको पता है कि 1719 में बाय ट्रांसलेटिंग पुलेंस मटिया मिडका, पुलेन वाज द प्रोफेसर ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी इन लंडन एंड ही वाज ट्रांसलेटिंग द बुक इन इंग्लिश टू जर्मन। There was a Pullen theory कि जो सिंकोना है a plebeian proper, it can treat intermittent disease because it's bitter in taste and it has a tonic effect on the stomach। तो ये बात हैनमैन इस टॉपिक से डिससेटिस्फाइड थे, उनको इनको कोई लॉजिक नहीं लगा, इसलिए वो अपने आप ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। ही बिगेन द गिनी पिग, यानी जिसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसके बाद वो देखिए कि जो जब वो सेम सिंकोना का 4 ग्राम ट्वाइस डेली जब डोज लेना शुरू किए तो मलेरिया लाइक सिम्टम जो है वो उनमें आने लगा, लाइक चिल, फीवर, थ्रॉबिंग हेडेक, ये सारे सिम्टम्स उनमें आने लगे। देन ही केम टू नो कि जो पैथोजेनेटिक सिम्टम्स है वही क्योरिंग सिम्टम है, यानी कि थेरेप्यूटिक सिम्टम है। तब लॉ ऑफ सिमिलिया आया और जो पॉपुलर मैक्सिम है वो आया, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। इन 1796 वर्क ऑफ होम्योपैथी, क्योंकि वो एक आर्टिकल पब्लिश किए थे, एंड ऐसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल एंड असरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग एंड सम एग्जामिनेशंस ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल, जो कि यूफ्लैंड जर्नल उस समय का बहुत ही पॉपुलर जर्नल था, उसमें पब्लिश हुआ था। और उसमें होम्योपैथी के बारे में बताया गया कि होम्योपैथी का डिस्कवरी जो हुआ, जो भी सिम्टम्स जो आया उसके बारे में। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, क्योंकि वो जो प्रूविंग करते थे वो हेल्दी ह्यूमन बींग पे करते थे, जबकि इसके पहले जो भी प्रूविंग्स होता था वो ह्यूमन बींग पे नहीं होता था, वो एनिमल्स पे होता था या फिर ऐसे ही चलता था। ये डिस्कवर्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम, इसका बहुत फायदा हुआ क्योंकि जब नॉर्मली किसी भी मेडिसिन का प्रूविंग होता है तो उसका प्राइमरी सिम्टम लिया जाता है, उसमें मेडिसिन का इफेक्ट और वाइटल फोर्स का इफेक्ट देखा जाता है, जिसमें वाइटल फोर्स जो है वो पैसिव फॉर्म में रहता है, और जब सेकेंडरी एक्शन होता है तो उसमें सिर्फ वाइटल फोर्स का एक्शन होता है और उसमें वाइटल फोर्स एक्टिव फॉर्म में रहता है। तो जो पॉइजनस मेडिसिन होते हैं, जो नार्कोटिक्स होते हैं, उसके पहली बार स्टडी हुआ जो कि हैनमैन किए और उसके सेकेंडरी कैरेक्टर्स को लिए ड्यूरिंग। और होता है हैनमैन अपने फैमिली में ही करते थे, उसके बाद वो सिक पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू किए। एंड स्टार्टिंग में वो नोटिस करते थे कि जब पेशेंट्स को मेडिसिन दिया जाता था तो जो कंप्लेन होता था वो पेशेंट्स का बढ़ने लगा, जिसके कारण कि वो मेडिसिन को डाइल्यूट करना शुरू किए। एंड उसके बाद जो आया लॉ ऑफ इनफिनिटेसिमल, यानी कि बहुत ही माइन्यूट डोज में, मिनिमम डोज में मेडिसिन को देना है, और जो कि ज्यादा इफेक्टिव था। इन 1805 ही पब्लिश्ड हिज बुक मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। 1810 में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन आया था, जिसमें कि हैनमैन ने अपनी 4 बेटियों का एक्सपेरिमेंट किया था, उनके साथ किया था। इसमें उसके बाद जो सारे सिम्टम्स आए वो लिखे गए थे, जो कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन था। एंड सबको पता है कि होम्योपैथी केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड होम्योस, दैट मींस सिमिलर, एंड पैथी मींस डिजीज। इन 1811 उनका एक बुक पब्लिश हुआ था मटिया मिडका प्योरा, इसमें कि प्योरा मीन्स प्योर, यानी कि जो पेशेंट्स का जो लैंग्वेज है उसे सेम लैंग्वेज पे लिखा गया था बिना कोई चेंज किए हुए। उसमें एपिडेमिक्स के बहुत सारे एपिडेमिक डिजीज फैले हुए थे, तो हैनमैन ने बहुत ज़्यादा सक्सेस पाया था एपिडेमिक डिजीज में, लाइक बेलाडोना फॉर स्कारलेट फीवर, एकोनाइट फॉर पर्टुरा मिलियरिस एंड वेट्रोमेल्बम फॉर कॉलरा। बट स्टिल बहुत सारे लोग थे जो उनके अगेंस्ट थे, लगभग हजारों पैम्फलेट, बुक्स, मेडिकल पब्लिकेशन हुए थे जो कि उनके अगेंस्ट में थे। बहुत लोग थे जो उनके खिलाफ थे, उनका जो मेडिसिन का जो बॉक्स था उनके डिसाइपल्स का, उसको जमीन में गाड़ दिया जाता था, वो एज अ सेलिब्रेशन उसको मनाया जाता था। एंड इन द ईयर 1820 वो अरेस्ट भी हुए थे, बिकॉज वो जो मेडिसिन बनाते थे वो खुद से बनाते थे, इसमें फार्मासिस्ट का कोई हेल्प नहीं होता था। तो जो फार्मासिस्ट थे उनका कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि जो मेडिसिन बन रहा है वो हैनमैन के थ्रू ही बन रहा है, जो मेडिसिन बन रहा है वो बहुत ही कम डोज में बन रहा है, तो इसलिए उन लोग फिजिशियंस को तो ऑब्जेक्शन था ही, जो फार्मासिस्ट थे यानी जो एपोथेरेपिस्ट थी उन्हें भी ऑब्जेक्शन था। इससे कारण कि बाद में उनका क्लेम था कि वो उनके बिजनेस पे इंक्रोच कर रहे हैं, दैट्स व्हाई 1820 में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इन 1821 ही वाज सेव्ड बाय ग्रैंड ड्यूक फ्रेडरिक एंड हर्ट फ्रॉम कोथिन, जो कि उनको इनवाइट किए और वो बोले कि आप इस जगह पे कोथिन में फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं।
Despite of controversy, homeopathic flourished. It developed a strong following that included many prominent people. बहुत सारे पॉपुलर लोग थे जो उसको फॉलो करने लगे. In 1852, लगभग 12 साल मेहनत करने के बाद उनका बुक आया क्रॉनिक डिजीज, जो कि अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल बुक रहा. He also worked on insane people. उस समय जो भी ट्रीटमेंट होता था insane people पे, यानी कि जो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो बहुत ही हार्मफुल होता था. जबकि हैनीमैन जो ट्रीटमेंट लेकर करते थे वो ह्यूमन था, वो इनह्यूमन नहीं था, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला. उनके जो फर्स्ट पेशेंट थे जो कि मेंटल डिजीज से ट्रीटमेंट उनका हुआ था, उनका नाम था क्रॉकन ग्रीन. इनफैक्ट एक नर्सिंग होम भी था फॉर मेंटल पेशेंट्स इन गोथा. इट इज थाउजेंड्स ऑफ डिफिकल्ट एंड क्रॉनिक केसेस. ही वाज अ फेमस फिजिशियन. तो बहुत सारे जो फिजिशियन थे जो कि यूरोप के थे, अमेरिका के थे, वो उनसे मिलने के लिए आते थे, उनसे कोचिंग लेने के लिए आते थे, और ये नया आर्ट एंड साइंस यानी कि जो होम्योपैथी है वो सीखने के लिए आते थे. इन 1830 हिज वाइफ वाज डाइड, वाज नेम्ड जोहाना. और एक साल बाद जो उनको इनवाइट किए थे कोचिंग में, उनका भी डेथ हो गया. इन 1831 Hahnemann's long-lasting protector and patron Grand Duke Frederick was also died. In 18 Jan 1835, he married again to a French woman, Marie Melanie de Berry, जो कि उनकी पेशेंट थी. He was suffering from a skill ailment. और शादी के बाद दोनों पेरिस में सेटल हो गए थे. And after 1 year, he started his practice in Paris. जब उनको कमीशन मिला, he spent his last life विजिटिंग पेशेंट्स. लास्ट जब उनका लाइफ का जब ऑलमोस्ट एंड था, उसमें वो पेशेंट्स देखते थे, जगह जगह लेक्चर देते थे. और जो उनका 6th एडिशन था ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, उसको वो रिवाइज करते थे, उसके एडिटिंग पर ध्यान देते थे, जो कि उनका पोस्टमस एडिशन था. उनके डेथ के लगभग 78 साल के बाद 1821 में पब्लिश हुआ था. He got everything: name, fame, recognition, money, honors, comfort and success. After battling a chronic lung infection, bronchitis, जो कि हर स्प्रिंग में रीअकर करता था, and was suffering from bronchitis, and he died in 2nd of July 1843 at 5 a.m. at the age of 88. He was first buried in Montmartre Cemetery in Paris, and again with a grand celebration he was again reburied in Père Lachaise Cemetery in Paris. On his coffin it was engraved, "Don't into this Vixie, that means I have not lived in vain." And it's truth, he was not lived in vain. He gave homeopathy to the world. In 1848, after his death, Philadelphia's Homeopathic Medical College was opened, and it was founded by Dr. Constantine Hayden, a medical officer, who got a serious infection while doing an experiment in the laboratory. उनका जो हाथ था वो इतना ज़्यादा इफेक्टेड हो गया था कि उस समय का जो ट्रीटमेंट था वो एम्पुटेशन था, तो उनका हाथ को एम्पुटेशन करवाना पड़ता. बट ही चोज टू होम्योपैथी. वो होम्योपैथी अपनाए और लगभग 2-3 वीक के अंदर जो उनका हाथ ठीक हो गया. देन ही बिकेम फर्म बिलीवर ऑफ होम्योपैथी. उसके बाद जो है यूएस में डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेजन जो है वो होम्योपैथी का ऐड करने लगे, सारे लोगों को उसके अवेयरनेस के बारे में बताने लगे. एंड इन 1884 कॉलेज मर्ज विद होम्योपैथिक हॉस्पिटल ऑफ पेनिसिल्वेनिया अंडर द नेम ऑफ हैनमैन कॉलेज ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन यूएसए में हैनमैन के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी था. In 1900, although Hahnemann was not an American, USA government organized an unveiling ceremony of his statue, जो कि एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था उनके स्टैच्यू रिवीलिंग का. And by the end of 1900, होम्योपैथी अमेरिका में इतना ज़्यादा फैल गया था that there were 111 homeopathic hospitals, 22 homeopathic medical schools, 1,000 homeopathic pharmacies. About 1/4 of the urban physicians started practicing homeopathy instead of allopathy. यानी कि 25% जो फिजिशियन थे वो होम्योपैथी प्रैक्टिस करने लगे. लगभग आधा से ज़्यादा लोग जो थे यूएस में वो होम्योपैथी को यूज करने लगे. Today, billions of people across the globe repose their trust in a holistic system of healing, which refuses to die down despite being targeted and criticized by Western medicine. Irrespective of where you stand on the issue, it's hard to ignore Dr. Hahnemann, who single-handedly effort to reform medicine and gave the world the gift of homeopathy. Thank you.